हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी लोअर पीसीएस विशेष स्पेशल होगा, जो कि इन्वायरमेंट से देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, और अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए यूपी ट्रिपल एस सी का मेंस एग्जाम, जहाँ भी पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो साइंस और टेक का 400 प्लस क्वेश्चन हो चुका है एमसीक्यू। जिस लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग इसमें 350 प्लस क्वेश्चन हैं, तो सभी को हम देखने वाले एक एक करके शुरुआत करेंगे। आज हम पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन जो बने हुए हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ना होके जो है वन लाइनर टाइप का है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप इसमें। पहला पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला में के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि खाद्य श्रृंखला जो बनती है उसमें जब क्रमवार जो पोषी स्तर है उसमें रसायनों का जो संचय होता जाता है, उसको जो है क्या कहा जाता है उस तरीके से। तो उसको कहते हैं जैव आवर्धन, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है जैव संचयन। संचयन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो जैव संचयन या फिर बायो एक्यूमुलेशन, तो ये क्या होता है, एक ही जीव के अंदर जो है रासायनिक तत्व संचयित होते हैं तो उनको कहा जाता है जैव संचयन। ठीक है, लेकिन जब यही एक ही जीव ना होकर एक खाद्य श्रृंखला के रूप में जो है संचयित होने लगते हैं और नीचे से लेकर ऊपर अपर स्तर तक जो है क्रम अनुसार पोषी स्तर में बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे हो जाता है जैव आवर्धन। तो आंसर एक का जो है जैव आवर्धन याद रखिएगा। फिर एक कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती, तो उसको कहा जाता है गॉस का नियम। ये आपका आया हुआ है लेखपाल के पेपर में, दोनों पॉइंट जो है आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया है। तो आपको जैव आवर्धन, जैव संचयन, ठीक है, फोर्टिफिकेशन और बायो रेमेडिएशन, ये सभी आपको तैयार रखना है। इसमें नियम जो है, नियम का बेसिक चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे इस तरीके से पूछ लिया गया है और पूछा जा सकता है। भारत में किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 उसके तहत क्या है, तटीय विनियमन क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार एविल क्वार्टेट में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित क्या शामिल है, तो उसमें सह विलुप्तता प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो ए पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था, तो ये महोदय थे रॉबर्ट टी पेन, जिन्होंने की स्टोन शब्द कहा था। और ये भी आपके लेखपाल के क्वेश्चन में बना हुआ क्वेश्चन है, मतलब लेखपाल के पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है, तो वो ग्रीन पीस है। पानी, मृदा, हवा, कवक में से कौन सा अजैविक नहीं है, जैविक और अजैविक जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अजैविक कौन सा नहीं होगा, तो कवक जो है अजैविक नहीं होता। बाकी इसमें पानी, मृदा, हवा, ये सभी क्या है, अजैविक तत्व हैं। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन सा है, तो एक होता है जीवीय, एक होता है अजीवीय। ठीक है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का उपयोग किसने किया, तो एजी टांसले महोदय के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का माप क्या होता है, तो उसको मापा जाता है पारिस्थितिक पद चिन्ह के द्वारा। कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है, तो अपघटक के रूप में बैक्टीरिया और कवक काम करते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति कौन सी है, तो सौर विकिरण होता है। ठीक है, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड किस प्रकार का है, तो सीधा पिरामिड होता है घास के मैदान में, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं होता, तो बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 जो है ये आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए इसमें इसी तरीके पूछा गया कौन सा उसमें से पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड नहीं था, तो उसमें ये बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 पर्यावरण से रिलेटेड नहीं होता। चलिए, पर्यावरण संरक्षण सुधार तथा वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये 1976 में जोड़ा गया। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा कथन सही है,
तो कथन इसमें से जो सही है वो है गैर जीव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये कथन जो है जो दिया गया है ये सही है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कथन सही बताना। तो वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण एक उत्पाद है, तो बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बना होगा, उसमें कथन 3 या 4 क्वेश्चन दिए रहे होंगे जिसमें से पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो उसमें ये 2 कथन सही था। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे दिया गया है पॉइंटवार। चलिए, भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो दिसंबर 1970 में किया गया। अभी क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? CER मतलब सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत ने कब क्योटो प्रोटोकॉल पर अपना समर्थन दिया था? तो अगस्त 2002 में समर्थन दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो 1998 में अनुमोदित कौन सा कन्वेंशन पीड़कनाशियों तथा खतरनाक रसायनों के वैश्विक व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को प्रोत्साहित करके पर्यावरण एवं मानक स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास करता है? तो वो कन्वेंशन क्या है? तो रॉटरडैम कन्वेंशन है, जो कि 1998 में अनुमोदित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था उसका ये परिणाम था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सतत विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 क्या है? तो ये 21वीं शताब्दी को दर्शाता है। UNEP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, 1987 में UNEP क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। इसका फुल फॉर्म फिर इस तरीके से पूछा गया तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और CFC उत्पादन को 1986 के स्तरों से सीमित रखने के लिए सर्वसम्मति जो है क्या करने प्राप्त करने में सफल रहा था। किसका संबंध वैश्विक व्याकरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो UNCED का इससे संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम कौन सा था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिसको पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है कदम था। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED का फुल फॉर्म है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित हुआ। ठीक है, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, तो वो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक उत्पादक के पास 5000 जूल ऊर्जा है। यदि केवल ऊर्जा का अंतरण पोषण स्तरों के बीच होता है तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो सिर्फ 50 जूल की होगी। ठीक है, 50 जूल की ऊर्जा उसको उपलब्ध होगी, क्योंकि जो लिंडेमान का एक नियम है 10% का ऊर्जा ट्रांसफर का, तो उसके हिसाब से ये 50 जूल होगा। चलिए, एक तालाब की बायोलॉजी ट्रिप के दौरान विद्यार्थी ने शैवाल, मछली, जल और पत्थर का अवलोकन किया। कौन सा घटक सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है कि शैवाल, मछली और मेंढक जीवी हैं, जल और पत्थर अजीवी हैं? तो इसमें यह घटक वर्गीकृत होता है, जिसमें बताया गया कि शैवाल, मछली और मेंढक क्या है? जीवीय हैं, और जल और पत्थर क्या है? अजीवीय है, अजैविक है। ठीक है, बेलांचली वन किस प्रकार के पारितंत्र से संबंधित है? तो बेलांचली वन जो है ये आर्द्र भूमि पारितंत्र से संबंधित है। ठीक है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है? तो वो कौन सा तंत्र है? तो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों
का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्पादक। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाएगा। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, यहीं से एनर्जी लेकर जो अपना भोजन बनाते हैं। क्या पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, इनमें से क्या पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं होगा, तो वो घास जो है उसमें ऑप्शन में दिया था, तो घास अजैविक घटक नहीं होगा। मधुमक्खी शहद बनाती है, था मधुमक्खी क्या है, तो एक प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। ठीक है, आहार जाल के भीतर ऊर्जा ट्रांसफर का एक पैटर्न होता है, किस प्रकार होता है, तो एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। पारितंत्र के घटकों के संबंध में कौन सा सही है, तो उसमें सही था खनिज, और खनिज क्या था, अजैविक घटक। यानी जैविक और अजैविक घटक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें खनिज जो था, खनिज क्या होता है, अजैविक घटक होता है, तो ये सही है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में कौन सा कथन सही है, स्वपोषी या उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर के पर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा। कौन सी सवाना पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है, तो सवाना पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से हाथी जो है कहाँ पाया जाता है, सवाना पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो वन क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो उद्यान है, उद्यान क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसमें जो रहने वाले जीव हैं वह एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित भी होते हैं, तो इसलिए उसको एक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा उद्यान को। कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है इनमें से, तो उसमें उपभोक्ता के अंतर्गत का क्या नहीं आएगा, तो उत्पादक नहीं आएगा, क्योंकि उत्पादक क्या होता है, उत्पादन करने वाला, वो उपभोग नहीं करता, तो उत्पादक हो जाएगा जो उपभोक्ता के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं, तो ये उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हरे पौधे और बैक्टीरिया उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधों और जंतुओं को क्या होगा, तो वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक जो पुनः पूर्ति में क्या होगा, बाधा आएगी। ठीक है, तो जब इन सभी का अपघटन होता है तभी मृदा की प्राकृतिक क्या होता है, पुनः वापस जो है बनती है। तो अगर अपघटक नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, तो ये सभी वैसे के वैसे ही बनेंगे, ना सड़ेंगे ना घटेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इसका पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र से पारितंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे दिया गया तो तीनों संबंधित है। जैसे कि पारितंत्र में इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, तो बिल्कुल पारतंत्र में जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में विघटित कर देते हैं, ये भी सही है। तो तीनों कथन पारतंत्र तंत्र से जो है क्या है, सही है। ठीक है, पारतंत्र से। गलत युग्म की बात करेंगे तो इसमें जीवाणु जो दिया गया चतुर्थ पोषण स्तर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, तो उत्पादक में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। जलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है ग्रहण किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ 1% ग्रहण किया जाता है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे के द्वारा। एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से इसमें से गलत कथन क्या है, तो गलत कथन है जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है इसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये गलत है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी तत्वों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ठीक है, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की बात जब करेंगे तो जो फसली खेत होता है, धान का खेत होता है, वो क्या होता है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में लगभग 10% को अवशोषित करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सौर ऊर्जा में से लगभग 1% ही अवशोषित करते हैं, इसलिए गलत है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक है, इसमें से मृदा क्या हो जाएगा, अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो छोटे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं, तो तीसरे स्तर पर आते हैं। ठीक है, कौन से पहले पोषी के स्तर पर होते हैं, तो उत्पादक जो होते हैं वो पहले पोषी के स्तर पर होता है। गरुड़, टिग्गा, चूहा, अजगर, इनमें से शीर्ष शिकारी का चयन करिए।
तो इसमें अगर हम देखें तो टिड्डे को चूहा खाता है, चूहा को अजगर खाएगा और अजगर को जो है गरुड़ खाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे गरुड़ क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष शिकारी चयन हो जाएगा, शीर्ष शिकारी तंत्र के अंतर्गत आएगा सबसे उच्च स्तर पर। एक स्वपोषी पार्थिव तंत्र से क्या अभिप्राय है, तो कार्बनिक द्रव्य और पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, लगभग स्थित रहता है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो एक थे रेमंड लिंडमैन, यहाँ पे आंसर रेमंड लिंडमैन हो जाएगा। इकोलॉजी जो शब्द है ये किसने कहा था, तो अर्नेस्ट हेकल महोदय के द्वारा कहा गया था। सभी पार्थिव तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे पौधे में कौन से जैविक घटक हैं, तो हरा पौधा क्या है, जैविक घटक है। उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक और जलवायु में से कौन पार्थिव तंत्र का जैविक घटक नहीं होगा इसमें से, तो जलवायु जो है क्या है, जैविक घटक नहीं होगा इसमें से। जलवायु क्या होगा, जैविक घटक नहीं होगा, ये अजैविक में आएगा। उत्पादक, कंज्यूमर्स, विघटक और मांस भक्षी में कौन सा प्रकृति के क्लीनर्स हैं, तो इसमें से क्लीनर्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विघटक होता है, यहाँ पे विघटक आंसर हो जाएगा। चूहा, चींटी, भालू, ठीक है, ये और सांप में से कौन सा सर्वाहारी नहीं, इसमें पूछा गया था इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, तो इसमें सांप जो होगा वो क्या है, सर्वाहारी नहीं होता। पार्थिव तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो आर्थर टॉन्सले के द्वारा परिभाषित किया गया था, तो ये नाम याद रखिएगा। सतरण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो उनको स्वपोषी कहते हैं, तो स्वपोषी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोजन नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पार्थिव तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं, तो यूट्रोफिकेशन, याद रखिएगा यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन फास्फोरस से मिश्रित यौगिक तत्व हैं और इनसे बना हुआ जो पार्थिव तंत्र है उसमें संपन्नता होती है, इसमें ज़्यादा होता है, तो इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाएगा। और सुपोषण किसके कारण होता है, सुपोषण इसी नाइट्रेट और फास्फेट के कारण सुपोषण, जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको सुपोषण की स्थिति कहते हैं। जो पशु पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाएगा। वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल, वायु तीनों मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको जैव मंडल की संज्ञा दी जाती है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो हो जाएगा मृत जीवी पोषण। ठीक है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वह कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं, तो स्वपोषी पोषण क्रिया अपनाते हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे उस पोषी स्तर में किसे शामिल किया गया है, तो द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। तीसरे पोषी स्तर में कौन कौन आता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी से बनती है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो शाकाहारी होता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली जो है क्या होता है, अंतर होता है। इकोटोन का अर्थ क्या है, तो इकोटोन वह है जहाँ दो बायोम एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाएगा इकोटोन, उनको क्या कहा जाएगा, इकोटोन कहा जाएगा। एक्वेरियम में मछलियाँ जलीय पौधों को रखा जाता है, तो यह क्या है, तो यह एक मनुष्य के द्वारा निर्मित पार्थिव तंत्र है। ठीक है, और इसके अलावा धान का खेत हो गया पार्थिव तंत्र जो कि मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, तो उनके आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के किस वैज्ञानिक विश्लेषण को के और अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। वनस्पति और जीव का उल्लेख है तो उसमें पौधे और जानवरों को कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पार्थिकी मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है, पौधा होता है, ये पार्थिकी मित्र न होगा और इसको पार्थिकी शत्रु की संज्ञा दी गई है। ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस की बात करेंगे तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। एक ग्रीन वॉशिंग शब्द ठीक है, एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या करता है, तो मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पार्थिव अनुकूल और पर्यावरण के रूप से उपयुक्त हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, ग्रीन वॉशिंग कहा जाएगा। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पार्थिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित
प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें क्या क्या वर्ग आते हैं, तो इसमें व्यवस्था, समर्थन और नियंत्रण आता है। संरक्षण और संस्कृति भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा, इसमें तो पोषण चक्र और फसल परागण समर्थन सेवा होती है। ठीक है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास, तो लैंटिक आवास और एक होता है लोटिक आवास। तो इसका उदाहरण क्या है, तो लैंटिक का क्या हो जाएगा, तालाब और दलदल जहाँ पानी स्थिर हो उसको लैंटिक आवास, और लोटिक आवास जहाँ पानी स्थिर ना हो, बहता हुआ हो, जैसे कि नदियों का जल, वो क्या है, वो लोटिक आवास है। लैंटिक आवास में तालाब और दलदल। चलिए, किसे भारत के हरित पहल के रूप में माना जाता है, तो उसमें राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन आता है। इसके अंतर्गत स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान विकास आता है। राष्ट्रीय हरित गलियारा कार्यक्रम, ये तीनों माना जाता है, तो तीन हो जाएगा सही। इसमें से सुमेलन बताना था, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण, ये कब आया अधिनियम, तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में। जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी के वनाधिकारों को मान्यता 2006 में। तो इसमें वन संरक्षण जो है, सिर्फ वन संरक्षण पूछा जाएगा, तो 1980 में। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है, तो उनमें से जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण दिया रहा ऑप्शन में, तो वो सही था, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है, तो उसको शेयर या शेरे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथन दिया गया है सूर्य भिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, कारण इसका है सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। ठीक है। 10% का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना 10% का नियम कहलाता है। मतलब 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव किस प्रकार होता है, तो सीधा होता है। कथन ए दिया गया, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सर्वदा सीधा होता है, खड़ा होता है। और कारण जो है, जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है, तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है बायो मैग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंट है ये। क्या, इसका अर्थ क्या है, बायो मैग्निफिकेशन मतलब कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि होना, तो उसको बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। घास स्थल में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, जल की सीमा एवं आग के कारण नहीं प्रतिस्थापित करते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही क्रम क्या होता है, तो क्षीणता, आक्रामक, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अनुक्रमण कहा जाता है। कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, परिवक्षण, पोषण, रूपांतरण तथा ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह जैसे परिक्रम शामिल है, तो जैव भू रासायनिक चक्र होता है। कथन एक दिया गया, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचने में प्रयोग योग्य ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। कथन दो दिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है और कभी नहीं बदलती है, तो दोनों ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या, ऊर्जा की मात्रा स्थिर नहीं, जब एक स्तर से पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुँचा जाएगा ऊर्जा, तो वो सिर्फ बदल के पहुँचेगी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे 100 10% ही ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा कितना, 10। तो इस प्रकार क्या है, बदलती रहती है कुल मिला के, तो ये स्थिर नहीं रहती, ये भी जो है गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका क्रम कौन सा सही है, तो इसमें मैंग्रोव आएगा, मैंग्रोव के बाद घास स्थल के बाद झील, झील के बाद महासागर आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। पदापालय, ठीक है, पादपालय एक सुविधा है, क्या है, तो नियंत्रित पारिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए पादपालय कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो एक जीव से दूसरे जीव के खाद्य का गमन होना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार होता है, तो घास को बकरी खाती है, बकरी को आदमी खाता है, तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, तो सर्वाहारी को प्राप्त है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हरित पौधे, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है। कोपायड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनीफेरा,
में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं के प्राथमिक उत्पादन, तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम जो है क्या है आपका प्रिय प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जैविक और अजैविक घटकों संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है, तो इन दोनों के बीच वियोजक जो होता है वो क्या करते हैं, बिचौलिया का कार्य करते हैं। ठीक है। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर किस अनुक्रम में बढ़ता है, तो पहले जल पौधे में जाता, फिर घोंघा, फिर मछली, इसके बाद पक्षी। मछली को कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। ये आपका जैव आवर्धन का एक तरीके से उदाहरण। ठीक है। डीडीटी का सांद्रण जो है सबसे अगर देखा जाए तो जैसे जल पौधे जो होते हैं उसमें सोंखता है। ठीक है, उसमें जाता है, इसके बाद उसी जल को घोंघा पीता है तो घोंघे में उससे ज़्यादा उच्च स्तर होगा। फिर घोंघे को मछली खाता है तो मछली में जाएगा, और मछली से सबसे ज़्यादा पक्षी खाता तो इसमें सबसे ज़्यादा पक्षी में क्या है, डीडीटी का सांद्रण पाया जाएगा। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो उल्टा पिरामिड जो होता है वो समुद्री का होता है, तो यहाँ पे समुद्री हो जाएगा। कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ये आहार श्रृंखला का सही क्रम, डायटन, डायटन के बाद क्रस्टेशियाई और क्रस्टेशियाई के बाद हेरिंग आता है। कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से इल्ली और कैटरपिलर जो है ये क्या है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। समुदायों का वो संपूर्ण क्रम जो किसी दिए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है तो क्रमक कहलाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, चरम अवस्था कहलाता है। ठीक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा इसमें से, तो सागरीय जो है, उसमें दिया गया था ऑप्शन जिसमें सागरीय भी, तो सागरीय क्या है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। पर्यावरण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया, जिसमें अंतिम बार कब संशोधन किया गया, तो 1991 में संशोधन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, इसको छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1985 में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार को सशक्त करता है। कथन एक दिया गया, कथन वो पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दें। कथन दो, वो विभिन्न स्रोतों के पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित हो। केवल इसमें कथन दो सही है, पहला वाला कथन गलत है। पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सका है। कौन सा वर्गीकरण का अंश नहीं होगा, तो उसमें परिचालन पर्यावरण जो होता है वो वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। पर्यावरण किससे बनता है, तो जैविक घटक, भू आकृतिक घटक और अजैव घटक से ही बनता है। किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो गरीबी कम करना वो पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चलिए, पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, ये पर्यावरण अपकर्ष से रिलेटेड है। कथन दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कारक दिया गया है, क्योंकि मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारक है। तो दोनों तो सही तो हैं दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो इस प्रकार आंसर आया था। ठीक है। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं इनमें से, तो वहाँ पे दिया गया था पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। संसाधन पर्याप्तता की स्थिति में प्रजातियों की संख्या कम नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, जैसे प्रवास, आस्थापन और प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे सही क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्थिरीकरण होता है। ठीक है। कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस कीट के साथ सह विकसित हुआ और एकमात्र कीट है जो पेड़ को परागित कर सकता है, तो वो है अंजीर का पेड़। ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 1% ही सौर विकिरण को शोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकेलिप्टस पर्यावरण के खतरा होता है। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ये एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो कि गलत है। ठीक है। एक बंद तंत्र न होकर ओपन तंत्र के अंतर्गत आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो बेनेट महोदय के द्वारा किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो है प्रयोग किया था,
तो गहन पार्थिव तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीज ने किया था, अर्नीज ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो पार्थिव पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो उसके भूमंडलीय हेक्टेयर में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं? तो पोषण स्तरों की संख्या कम, पोषण स्तरों की कम संख्या जो है उत्तरदायी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कथन दिया गया है पार्थिव तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं है। कारण है क्योंकि मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होता है। तो पार्थिव तंत्र के जो विविध अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत हो जाएगा, निर्भर होते हैं। आर सही है, कारण सही है क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पार्थिव का संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना, उसमें ऑप्शन में दिया था जिसमें लकड़ी काटना भी था। तो लकड़ी काटने से क्या होता है? पार्थिव तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। निम्नांकित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पार्थिव तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर है जो सबसे पहले प्रभावित होगा। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पार्थिव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैवमंडल है। किसी जीव का पार्थिकीय निकेत किससे संबंधित है? जीव के विशिष्ट प्राकृतिक आवास से संबंधित है। ठीक है, कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्क स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो पार्थिव क्रमता हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय स्थलीय पार्थिव तंत्र का उपभाग नहीं है? तो सागरीय पार्थिव तंत्र हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित करें। दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन के अंतर्गत, दुराई दुआर चौड़ाई पत्ती वाले वन होते हैं, कक्ष का रण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार जो होता है शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। भारत में उपयुक्त पार्थिव का संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन है तो न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है तो 33% हो जाएगा। ठीक है, यद्यप भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही, क्योंकि पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वनों को काटना जो है कहाँ से पार्थिव संतुलन बनाए रखेगा? निम्न में से कौन सा एक पार्थिव संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वनों को काटना हो जाएगा। ठीक है, दो निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेरे लेने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण को क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जानते हैं संक्रमिका के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये जो है संघाई हिरण जो होता है उसका ये प्राकृतिक आवास है। अगला पॉइंट यहाँ पे बाघ का आकलन जो है कितने वर्ष में किया जाता है? बाघों का आकलन कितने वर्ष में किया जाता है? तो ये 4 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष में बाघ का आकलन किया जाता है और ये अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी करता है। अभी वर्तमान में हम देखें तो कितने बाघ हैं टोटल भारत में? तो 3682 टोटल जो है भारत में बाघों की संख्या है। और बाघ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, 563 बाघ हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में आता है दूसरे नंबर पर पूरे भारत में, जहाँ पे 560 बाघ आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे 205 बाघ पाए जाते हैं। चलिए, अभियान E8 किससे संबंधित है? तो अभियान E8 जो है ये संबंधित है ईगल से, आंसर ईगल हो जाएगा। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है? तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य की बात करेगा तो ये केरल राज्य हो जाएगा, केरल राज्य में पड़ता है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उसमें ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन में जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व स्थित है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। एलिफेंट रिजर्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पहला है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, जो कि ये 2002 में सूचित किया गया था। इसके बाद दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, जो कि 2003 में स्थापित हुआ। और एलिफेंट रिजर्व में जो है मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन किए जाते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र न केवल हाथियों के लिए बल्कि बाघ, तेंदुआ, कई दुर्लभ पक्षियाँ होती हैं। खासकर उसमें हाथियों के लिए रिजर्व किया जाता है। मानव बस्तियों के बीच होने वाले जो संघर्ष हैं उनके विशेष उपाय किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है येलोस्टोन, और ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला नेशनल पार्क जो भारत का है वो उसका नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जो है ये स्थित है। चलिए घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो है घड़ियालों की आबादी, सबसे बड़ा जो है घड़ियालों की आबादी वाला अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुआ था। और ये चंबल नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ 3 राज्यों की सीमाओं में ये फैला हुआ उसके अंतर्गत आता है। 3 राज्य में, उसमें एमपी, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है और राजस्थान आता है। 3 राज्यों में ये जो है अभ्यारण्य फैला हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो दादरा और नगर हवेली, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं ये कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस तरीके से दिया गया वन लाइनर। दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी कहाँ पर है? तो भारत में ही है। वन्य जीव सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो वो है इसमें से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है। ये वन्य जीव और वनों के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें जो है वन है, पेड़ हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए असाधारण साहस और समर्पण के लिए जो है दिया जाता है। अब अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो इस पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1730 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में राजा के सैनिकों के द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी 3 बेटियों और 363 अन्य बिश्नोई समुदाय के लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और चिपको आंदोलन को भी इसी ऐतिहासिक घटना से जो है प्रेरणा मिली थी। तो इन्हीं के नाम पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनारोपण प्रक्रिया में तेजी आई? तो वो था 1980, ठीक है। 1900 जो वन संरक्षण अधिनियम आया था ये कब आया? तो ये आया, वन संरक्षण मूल अधिनियम जो था वो 1980 में आया, ठीक है। ये मूल रूप से लागू कब हुआ, कब से प्रभावी हुआ? तो 25 अक्टूबर को 1980 में जो है प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। इसमें इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि पर गैर वन कार्य जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, खनन हो गया, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य कार्य था, जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। इसमें कुछ प्रमुख संशोधन हुआ जो कि 2023 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। 2023 में संशोधन करके विकास और जलवायु लक्ष्य जैसे कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाने के लिए इस पर महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। अब इसका नया नाम वन्य संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका विचार जो है यूनेस्को मानव और जीवमंडल एक कार्यक्रम था यूनेस्को के द्वारा, तो उसी में ये विचार कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। कौन सा जानवर विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन देता है? तो वो जानवर का नाम क्या है? चीरू। चीरू जो है ये तिब्बती एंटलोप है, जो कि इसका जो सबसे महंगा और सबसे उत्तम ऊन होता है इसी जानवर का होता है। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पशु विहार कहा जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस शब्द का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना होता है? तो शब्द का है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है इसका प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो सन 2000 में हुआ था। पेटा का पूरा नाम क्या है? पेटा इंडिया का पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े पशु अधिकार संगठन पेटा का एक भारतीय अनुभाग है, अफिलिएट है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2000 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह संगठन इस बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है कि जानवर हमारे खाने, पहनने, मनोरंजन करने या प्रयोग करने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हैं पेटा में। ठीक है, अगला है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI लुप्त प्राय पौधों की सूची किस नाम से प्रकाशित करता है? तो रेड डेटा बुक के नाम से प्रकाशित किया जाता है। और ये बुक क्या है? तो संकटग्रस्त पशु हैं, प्रजाति हैं, पेड़ हैं आदि को विस्तृत दस्तावेज देना, ये इसका काम है, रेड डेटा बुक में रहता है। ठीक है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो उनमें से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी थी, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय का मुख्यालय ये कहाँ पर पड़ता है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, पर्यावरण वन संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म बताना है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म बन जाता है। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कौन सी प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं आती? तो नुकसान पहुंचाने वाली। उसमें ऑप्शन में इस तरीके से था रहा होगा, तो उसमें सही था नुकसान पहुंचाने वाले। ठीक है, वन्य घुड़खर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क अगर पूछा जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुर्लभ साइबेरियाई राजसारस नियमित रूप से कहाँ पर आया करता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आया करते थे। भारत के किस राज्य में अरिबीथट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य पशु विहार स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए चैल वन्यजीव उद्यान की बात करेंगे, ये कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पहला भारतीय रिजर्व वन्य कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये जो है ये भारत का पहला क्या है? रिजर्व वन्य है। और ये सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिला है, नर्मदापुरम जिला है, वहीं पर यह स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में हुआ था इसकी स्थापना, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला भारतीय रिजर्व वन था। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व का हिस्सा कब बनाया गया? सन 2000 में बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, वो स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय जंगली गधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही वितरण क्या है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल कहलाता है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो 2500 मीटर से ऊपर अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन प्रदेश में इनका निवास रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केरल और कर्नाटक राज्य की साथ सीमा साझा करने वाला तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य क्या नहीं होता? तो एकल कृषि को बढ़ावा देना इसका कार्य नहीं होता। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से सम्मिलित है। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व विरासत में घोषित किया गया है? तो केवलादेव, सुंदरबन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों जो है क्या है? विश्व विरासत के स्थल में घोषित किए गए हैं। कीवी क्या है? कीवी क्या है? उड़न अक्षम पक्षी, मतलब कि उड़ नहीं सकता, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उसको कीवी कहते हैं। पक्षी एक प्रकार का जो उड़ नहीं सकता, उसका नाम कीवी है, जो न्यूजीलैंड में ये निवास करते हैं। पांडा किस कुल का भालू है? तो किस कुल का पशु है? तो भालू कुल के अंतर्गत आता है पांडा, खासकर चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। तो वो जो वृक्ष प्रजाति थी वो जो असफल रही, तो वो फल खाने वाला पक्षी जो विलुप्त हो गया उसका नाम क्या था, तो डोडा पक्षी है। ठीक है, ये क्या करता था, उस फल को खाता था तो उसकी जो चारों ओर की जो आवरण है, झिल्ली था, वो तो सख्त होता था, तो इसके खाने से वो जो है क्या हो जाता था, थोड़ा पतला हो जाता था, नरम हो जाता था। इससे वो जब खाने के बाद वो निकलता था उसके पेट से, तब उसमें जाकर वो वृक्ष बनता था जमीन पर। लेकिन अब ऐसे ही वो पड़ा रहता है तो क्या हुआ, जमता नहीं है। तो ना उगने की वजह से क्या है, वो वृक्ष प्रजाति ही असफल, वो क्या कहते हैं, प्रजनन में असफल रह जाती है, और पक्षी भी विलुप्त हो रहा है और वृक्ष भी वो विलुप्त हो रहा है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं, उड़न गिलहरी भी पाई जाती है, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नाम का जो संगठन शुरू किया गया है, ये किसके संरक्षण के लिए है ये बताना। ठीक है, सेब संगठन किसके संरक्षण में शुरुआत किया गया था, तो ये गिद्ध के संरक्षण में। ठीक है, गिद्ध भी ये नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण के प्रयास से, तो गिद्ध भी क्या है, विलुप्त प्राय में आता है संकटग्रस्त के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसके सेब के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है सेब संगठन चलाया गया। ठीक है, सेब संगठन चलाया गया, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कहाँ एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। तो कक्ष वनस्पति क्षेत्र उसमें से अगर देखेंगे तो गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानगंज में स्थित है। सुल्तानगंज में गंगा डॉल्फिन सेंचुरी पड़ता है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है, सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, पड़ता है, तो ये गंगा नदी के किनारे जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए कौन सा समुद्री तट ऑलिव रिडले कछुओं के प्रसिद्ध है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा का जो समुद्री तट है, यहाँ पे ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए जो है आते हैं, यहीं पर रहते हैं, निवास करते हैं। कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, तो पेंच जो है, पेंच जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, पेंच, तो ये क्या है, 2 राज्यों में की सीमाओं पर आता है। ठीक है, 2 राज्यों की सीमाओं पर आता है, 2 राज्यों की सीमाओं पर पेंच जो आता है, ये 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच बाघ संरक्षित केंद्र भारत के प्रसिद्ध सुंदर बाघों में से है, और ये एक पहला राज्य इसमें एमपी आ जाएगा, दूसरा राज्य इसमें महाराष्ट्र। तो इन दोनों राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का नागपुर जिला और एमपी का सिवनी और छिंदवाड़ा जिला, इन दोनों मिलाकर मैकाल पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों पर यह फैला हुआ पेंच जो है टाइगर रिजर्व है। चलिए कौन सा अभ्यारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो वो है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो केरल राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। शरावती घाटी या जोग जलप्रपात जिस पर बना हुआ है कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में बना हुआ। ठीक है, शरावती घाटी पर। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, पीरोटन द्वीप ये स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये युगांडा देश में पड़ता है। ठीक है, चलिए नोकरेक जीवमंडल रिजर्व किस पहाड़ी पर स्थित है, तो गारो पहाड़ी पर स्थित है। लोकटक झील किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये मणिपुर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसी में केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है तैरता हुआ, वो इसी में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, तो मिसमी और पटकाई बुम क्षेत्र के मध्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ये याद रखिएगा। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में पाया जाता है। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज किस देश में पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। से फोक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क ये किस देश में स्थित है, तो नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, नागरी राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है, तो ये चीन में पड़ता है, खासकर तिब्बत में, जो कि अभी आधिपत्य कर लिया गया चीन के द्वारा, तो चीन भी कह सकते हैं। नागरी राष्ट्रीय पार्क बमडेलिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है, तो ये भूटान में पड़ता है। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो प्रजाति समृद्धि विविधता और प्रजाति क्षेत्र को देखते हुए
जो इनको संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करा जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में सही तथ्य इसमें से कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोनों बातें सही हैं इसके बारे में। चलिए, राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उसमें संरक्षण दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1972 में आया। वन्य प्राणी संरक्षण में एक स्थानीय जाति का सर्वोत्तम व्याख्या करता है वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और किसी अन्य जगह न मिलती हो। ठीक है, भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा अधिनियम भारत के वनों को संरक्षित और आरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? तो वो था वन अधिनियम 1878। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक है। सही कथन है संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट के अधिकार दिए गए हैं। सही है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास सर्वाधिक रूप से पाए जाने की संभावना होती है, तो पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा गया? तो रेड डाटा बुक कहा जाता है। भारत के राज्य में कौन सा सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित राज्य है? तो मिजोरम हो जाएगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए, बायोस्फीयर की परिभाषा क्या होती है? तो पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हो तो उन सभी को बायोस्फीयर कहा जाता है। जीवमंडल रिजर्व के बारे में सही कथन नहीं है इनमें से। तो IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो इसके द्वारा प्रथम बार शुरू किया गया था, तो ये सही नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो पहले जीव होगी, फिर उसका जनसंख्या होगा, फिर एक समुदाय बनेगा, फिर उसको पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा, फिर वो भू दृश्य में आकार में आ जाएगा। जीव मंडल के संगठन में विभिन्न स्तर की बात करेंगे तो अणु बनता है, फिर कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग का निर्माण, फिर जीव बनते हैं, फिर जनसंख्या होती है, फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, फिर जीव मंडल बनता है। ठीक है, चलिए, जैव विविधता से संबंधित अब हम क्वेश्चन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव बायोफिन किसके साथ सहयोग में है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ है, UNDP के साथ सहयोग में है, तो UNDP हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? तो वो है ऑर्गेनोट्रोफे। न्यूमेटोफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव से संबंधित है न्यूमेटोफोर। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती हैं और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती हैं, उनको कहा जाता है संकेतक प्रजातियां। जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है के कारण जो है, किस मुद्दे के कारण? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण बहुत सारे अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 को ये लागू हुआ था। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण? तो स्थानीय प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो उसको विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। वन्य जैव विविधता संस्थान में स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सैल वित्तीय प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो कोरल सागर में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो पश्चिम बंगाल के तहत है। ठीक है, भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन को ज्वारीय रूप में जाना जाता है, इसको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक किस जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? तो ये मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, तो कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत का ब्लू ग्रोथ है, इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? तो समुद्री और समुद्रवर्ती सेक्टरों में संधारणीय वृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करता है। विलुप्त प्राय प्रजाति तो लायन टेल मकॉक जो है ये विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है,
असुरक्षित प्रजाति कौन? तो नीली भेड़ जो है असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत आती है। दुर्लभ प्रजाति कौन? तो मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, ये दोनों दुर्लभ प्रजाति हैं। विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत गुलाबी सिर वाली बत्तख है, एक विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत है। ब्लू कार्बन क्या है? इंपॉर्टेंट है। महासागर और तटीय पार्थिक तंत्रों द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। कार्टाजेना शहर जो है जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है कार्टाजेना? तो कार्टाजेना शहर जो पड़ता है कोलंबिया में पड़ता है। यहीं पर इस प्रोटोकॉल से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहा जाता है। और कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है इसका पूरा नाम है कार्टाजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, जो कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। ये लागू कब हुआ था प्रोटोकॉल? तो ये 29 जनवरी 2000 में। ठीक है, 29 जनवरी 2000 को ये कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में अपनाया गया था। आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 11 सितंबर 2003 को। तो ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है UNREDD प्लस प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसमें? तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में। तो इसमें ये जो है क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। UN रेड प्लस क्या है? तो देखिए रेड प्लस अगर बात करेंगे तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एक वैश्विक तंत्र है, जिसका उद्देश्य है विकासशील वनों की कटाई, विकासशील देशों में वनों की कटाई और क्षरण को कम करके ग्रीन हाउस गैसों में के उत्सर्जन को रोकना है। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म रेड का क्या बनता है? रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है ये आता है, तो इसलिए UN और प्लस इसमें अर्थ होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें प्लस जो है उसका अर्थ है वनों का संरक्षण, उनका सतत प्रबंधन और कार्बन स्टॉक में वृद्धि करना। चलिए लाल चंदन वृक्ष जो है किस श्रेणी में श्रेणीकृत है? तो ये संकटग्रस्त श्रेणी लाल चंदन वृक्ष आता है। ठीक है, लाल चंदन वृक्ष क्या है? संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। पार्थिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि किस हेतु उपयोगी है? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। अब वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर वर्ष मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस उपयोगी क्यों है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए उपयोगी है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं के अवमुक्त करने के लिए उपयोगी होता है। और तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए जो भी आर्द्र भूमि उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये होता है आर्द्र भूमि। चलिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कथन सही है क्या है? तो यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन के लिए क्षेत्र पर कार्य करता है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो बेसिकली ये जो है वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार से समर्पित दुनिया का एकमात्र ये नॉन प्रॉफिट जो है संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। ठीक है, 1954 में इंटरनेशनल वाइफ सॉइल इंक्वायरी ब्यूरो के रूप में किया गया था, जिसे बाद में वेटलैंड्स इंटरनेशनल के रूप में पुनर्गठित किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो नीदरलैंड इसमें इसका मुख्यालय, ये भी याद रखिएगा, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड के वागेनिंगन एक शहर है जहाँ पर ये स्थित है इसका मुख्यालय, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए जैसे कि दलदली भूमि है, झील है, नदियां, मैंग्रोव वन और बाढ़ के मैदान, इनके विनाश को रोकना इसका मुख्य कार्य है। नष्ट हो चुकी आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार करना इसका मुख्य कार्य है। लोगों और प्रकृति दोनों के लिए आर्द्र भूमियों के महत्व के प्रति जागरूक बढ़ाना इसका मुख्य कार्य उद्देश्य सबके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती इसी के अंतर्गत। रामसर जो कन्वेंशन है उसी जो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए भारत में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के बारे में सही कथन बताना है। तो गहिरमाथा ऑलिव रिडले कछुओं का ये आवास है। क्या? चिल्का झील इसकी प्रमुख जाति के रूप में। इरावती डॉल्फिन का आवास है। नल सरोवर आर्द्र भूमि भारतीय जंगली गधे का यानी कि खुर का भी आवास है। और सो मोरोरी आर्द्र भूमि काली गर्दन वाली सारस यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन का आवास और प्रजनन स्थल है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में सही हैं। अगला पॉइंट,
पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थ तंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही कथन। तो यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित होता है, और यह जो है ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान करता है, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार ये सहायक है। तो एनबीए यानी ये जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार है तो आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ये इसके बारे में सही है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता के करार की भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अभिपुष्टि किया गया था। तो 1994 में किया गया था। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम के द्वारा मानव अस्तित्व के आधार पर बनी हुई, जिसमें मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया। तो 1992 का जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो हुआ था इसके उद्देश्यों को महसूस करते हुए जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया। लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक किसने प्रकाशित की है। तो ये भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के द्वारा जो कोलकाता में स्थित है, इसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक या लाल डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। किसकी सबसे अधिक जैव विविधता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो शांत घाटी में पाई जाती है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पड़ता है, जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी की अगर बात करेंगे तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के ही क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम देखें तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली के नाम से इसको जानते हैं, ये केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में ये स्थित है, जो एक प्रसिद्ध और सुंदर राष्ट्रीय घाटी है। ये जो है अपनी अनूठी जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए जो है फेमस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में, देखिए नीचे लिखा हुआ केरल राज्य में हो जाएगा। डुगोंग नामक समुद्री जो जीव है जो कि विलोपन की कगार पर, यह क्या है। तो ये एक स्तनधारी जीव है, ठीक है। क्या है, एक स्तनधारी जीव है, मछली है। चलिए, सही कथन। तो भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बिल्कुल सही है। जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है किसमें। तो कवक में होती है, फंजाई में होती है। चलिए, सही कथन है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दिया गया है। तो ये था आपका डॉल्फिन के बारे में। जैविक मूल क्या है। तो मूंगा जो है एक प्रकार का जैविक मूल है, ठीक है। प्रवाल भित्त द्वीप कहाँ पर है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, रेनबो रीफ और स्वराज द्वीप में स्थित प्रवाल भित्त द्वीप कहा जाता है। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है। प्रवाल भित्ति या फिर इसको कोरल रीफ के महत्व को क्या स्पष्ट नहीं करता। तो ये भूकंपों से समुदाय की रक्षा करते हैं, ये इसका कोई भूकंप से लेना देना नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि सवाना और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसे ज्वार नदमुख और समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो उसको वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 21 द्वीप शामिल हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उस पोर्टल का नाम क्या था। उस पोर्टल का नाम था प्राण। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है सारे, तो इसलिए इस प्रकार वन लाइनर में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है। तो इस फर्नेस को कहा जाता है इंसिनरेटर। क्या कहते हैं, इंसिनरेटर कहते हैं। जहाँ पर जो नगर पालिका के कूड़ा कचड़ा होता है वो एक
जलाया जाता है उसको कहा जाता है इंसिनरेटर, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन बना था, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, तो एक होता है वेट जमाव, या फिर उसको आर्द्र जमाव कह सकते हैं, आर्द्र जमाव। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है शुष्क जमाव, मतलब ड्राई डिपोजिशन या ड्राई जमाव कह सकते हैं, तो शुष्क जमाव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 प्रकार का अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव होता है। आर्द्र जमाव क्या होता है कि जब वायुमंडल में मौजूद अम्लीय गैसें कौन कौन सी हैं, SO2 और NOx के जो होते हैं गैसें, ठीक है, इन्हें अम्लीय गैसें कहा जाता है। ये नमी के साथ मिलकर वर्षा, हिमपात, कोहरा या फिर ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, तो इसे आर्द्र जमाव कहा जाता है। और दूसरा जो शुष्क जमाव है, जब वर्षा ना हो रही हो तब वायुमंडल में मौजूद अम्लीय गैसें और धूल के कण जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक सीधे सतह पर ठीक है, सीधे सतह पर जैसे कि पेड़, मिट्टी, पानी के स्रोत, इमारत पर गुरुत्वाकर्षण या हवा के जरिए जमा हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड कौन सा नहीं होता। तो देखिए, पीने के पानी के अगर सर्वश्रेष्ठ मापदंड उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, वो एसिडिक pH उसका मापदंड नहीं हो सकता। ठीक है, पीने का पानी जो होता है इसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए कई मापदंड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से उसमें भौतिक हो गया, रासायनिक है, जैविक मापदंड होता है, सम्मिलित होता है, लेकिन उसमें एसिडिक pH जो है सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, पीने के पानी के रंग, गंध और स्वाद की बात करेंगे तो ये प्रारंभिक जांच होती है, जिसमें किया जाता है यदि पानी मटमैला है, उसमें अजीब गंध है, तो पीने योग्य नहीं होता। pH मान देखा जाता है। ठीक है, तो pH मान होता है जो पानी के pH मान 6.5 से 8 के बीच, 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये इस बात का मापदंड होता है कि पानी कितना अम्लीय और क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड स्तर होता है, जिसमें पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा मापा जाता है, जिसमें खनिज और लवण होते हैं। ठीक है, पीने के पानी के लिए जो है आमतौर पर 300 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच आदर्श माना जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में आप अगर एसिडिक pH आएगा तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थेनियम क्या है, पार्थेनियम जो होता है ये एक प्रकार का हानिकारक क्या होता है, खरपतवार का नाम है। कि क्या है, ये खरपतवार है। खरपतवार की अगर बात करेंगे तो इसका नाम वैसे देखा जाए तो ऐसे ही इसको कांग्रेस घास कहा जाता है। इसका नाम क्या है, कांग्रेस घास, या फिर इसको कहा जाता है गाजर घास। ठीक है, नाम सुनो, गाजर घास। तो एक प्रकार का ये क्या है, ये हानिकारक खरपतवार है, जिसको नियंत्रित किस प्रकार करते हैं, तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का उपयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वह 2 पदार्थ कौन से होते हैं, तो उन 2 पदार्थों का नाम है मरकरी और साइनाइड। यहाँ पे मरकरी और साइनाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है। ताजमहल को जो है SO2 सल्फर ऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उससे जो है इसके प्रभाव से खतरा है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो ये नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो भूक्षरण मतलब सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करेंगे, वन लगाएंगे, वनारोपण करेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे, खेत के चारों ओर पेड़ों की लंबी कतारें लगाना, उसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। इसके अलावा कृषि पद्धतियाँ थोड़ा सा अलग अपनाएंगे, जैसे कि सीढ़ी नुमा खेती को अपनाएंगे पहाड़ी ढलानों पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव का जो है प्रकोप रहता है। और इसके बाद फसल चक्र को अपना कर भी जो है मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बांध बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। और अतिचारण पर रोक, यानी कि मवेशियों द्वारा खेतों और मैदानों को अत्यधिक चढ़ने से घास की परत नष्ट हो जाती है और मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे जो है भूक्षरण हो सकता है। तो इन पर अगर नियंत्रण किया जाए तो भूक्षरण रोका जा सकता है। तो वनारोपण था ऑप्शन में सही है। चलिए, किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है, ये कब हुआ था, 1984 की बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जहाँ पे
एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये इसका रिसाव हुआ, इसकी रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, जहरीली गैस होती है। अगला पॉइंट, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अन्वेषण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। ठीक है, ये इसका पॉइंट सही था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है। तो पायरोलिसिस कहा जाता है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार पाल हरमन मोलर के द्वारा किया गया था। ये डीडीटी क्या है, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये 3 प्रकार के, इसमें कुछ नहीं होता, रासायनिक यौगिक होता है, जो कि एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज इसने कब किया था। तो 1939 में इसकी खोज किया था। 1939 में इसका खोज किया गया था और इन्हें 1948 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो डीडीटी होता है क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है, प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक ये बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। तो यहाँ पे दिया गया आर्गेनोक्लोराइड। ठीक है, जैव आवर्धन या जैव संचय का जो है कारण की बात करेंगे तो ऑप्शन में उसमें दिया रहा होगा, उसमें आर्गेनोक्लोराइड था, तो आर्गेनोक्लोराइड हो जाएगा। जैव आवर्धन क्या होता है, यानी बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, और जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। ये दोनों क्या है, पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द है। इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा परिभाषा। ठीक है, जैव संचयन की बात करेंगे तो क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन, मतलब जब कोई एक जीव अपने आसपास के वातावरण से किसी हानिकारक रसायन या विषैले पदार्थ जैसे कि डीडीटी, जो कि आर्गेनोक्लोराइड के अंतर्गत आता है, या कोई भारी धातुओं को अपने शरीर के अंदर सोख लेता है खाने के माध्यम से, और वो जो है पदार्थ समय के साथ उसके शरीर के बाहर निकलने के बजाय उसी के ऊतकों यानी कि टिश्यूज में इकट्ठा होने लगता है, उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, यानी कि एक ही जीव के पूरे जीवन काल में ये प्रक्रिया होती है, ये बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन। और जैव आवर्धन जो होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब कोई विषैला रसायन जो होता है और पूरे खाद्य पदार्थ, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन के एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर आगे बढ़ने लगता है, और प्रत्येक अगले स्तर पर उस जहर की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती जाती है। इसे जैव आवर्धन या फिर जैविक आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि पानी में थोड़े से रसायन यानी डीडीटी का मौजूद होना, यानी क्या है वो आर्गेनोक्लोराइड है जिसमें डीडीटी होता है, और ये पानी में मौजूद है थोड़ा, तो उसको क्या करेंगे, छोटे जलीय पौधे या फिर जीव ने उसको खाया, उसके शरीर में जो है रसायन की मात्रा थोड़ी बढ़ी। इन छोटे जीवों को छोटी मछलियों ने खाया, जिससे उनके शरीर में वो मात्रा अधिक हो गई। इसके बाद उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, तो बड़ी मछलियों के अंत में को जो है पक्षी या फिर इंसानों ने खाया। तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाते हैं, डीडीटी की मात्रा क्या होता है, कई गुना बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि मछली खाने वाले पक्षियाँ या फिर शीर्ष शिकारी में इन जहरीले पदार्थ की मात्रा सबसे घातक स्तर पर पहुँचती है। वो तो उस आप कहा जाता है उस प्रक्रिया को जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन। चलिए, आर्गेनोक्लोराइड जो होता है क्या होता है, ये जैव आवर्धन जैव संचयन दोनों में गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये जो है क्या होता है, आर्गेनोक्लोराइड ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें क्लोरीन जुड़ा हो, जैसे डीडीटी हो गया, एल्ड्रिन हो गया, अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व कौन सा है। तो वो लेड होता है। ठीक है, लेड से प्रदूषित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं, इनमें से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से हमारे शरीर पर मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रभाव की बात करेंगे, श्रवण शक्ति जो होता है उसका नुकसान होता है, हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, 85 डेसिबल से अगर अधिक हो, तेज आवाज़ के अंतर्गत आता है, जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, सर दर्द, थकान, ये सभी आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो तनाव, चिंता हो सकती है। ठीक है, अनिद्रा,
यानी सोने की बीमारी हो सकती है, नींद नहीं आती, नींद में बाधा डालती है, और बातचीत में बाधा डालते हैं, आक्रामक व्यवहार, इस प्रकार ये सभी जो है क्या होते हैं, इसके प्रभाव होते हैं। लेकिन त्वचा रोग इससे रिलेटेड नहीं होता। चलिए, वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा इन ppm कितनी होती है ये बताना। ठीक है, इन ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन इसका पूरा नाम है। तो ये होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इसकी मात्रा 425 से लेकर 431 ppm के बीच होता है। ये जो है ध्यान में रखना, 425 से लेकर 431 के बीच। तो 425 अगर दिया तो ठीक है, नहीं 431 से 425 में कोई भी संख्या दी हुई तो हो जाएगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किनको प्रभावित करता है? तो फ्लोराइड जो होता है दांतों को प्रभावित करता है, आंसर दांत हो जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप से वनों की कटाई से क्या घटता है? तो वर्षा घटेगा। कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? तो देखिए, पर्यावरण संबंधित बहुत सारे चिंता के विषय हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो दिया गया था ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय नहीं होता। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय नहीं होता कि ओजोन परत बढ़ रहा है तो पर्यावरण से संबंधित चिंता होने की जरूरत है। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल होता है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर जो है होती है तो रोगजनक होती हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? तो प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। ठीक है, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होना चाहिए तो शून्य होना चाहिए। BOD जिसको कहा जाता है तो शून्य होना चाहिए। हम जानते हैं यदि वर्षा वर्ग जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब यह अम्लीय जल नदियों में जाता है तो क्या होता है? तो नदी के जल का pH मान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दो पदार्थ होते हैं। इनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वह पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, इनके द्वारा सड़ा गला कर या सड़ गल कर अपघटित होकर सरल पदार्थ में बदल जाते हों, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, ठीक है, सड़े गले खाद्य पदार्थ, कागज, गोबर, ये सभी आपके जैव निम्नीकरण में आते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण की बात करें तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होते, पर्यावरण में लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं, तो उन्हें अजैव निम्नीकरण कहलाता है। अब उदाहरण की बात करेंगे तो अजैव निम्नीकरण में क्या आ जाता है? प्लास्टिक आ जाता है। ठीक है, प्लास्टिक बहुत काफ़ी लंबे समय तक इससे पड़ा रहता है। पॉलीथीन हो गया, ठीक है, ये सब सड़ते गलते नहीं हैं, जो कि अजैव निम्नीकरण के कारक में आते हैं। उदाहरण में कांच हो गया, ठीक है, धातुएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्यावरण में जमा होकर क्या करते हैं? मृदा और जल के प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। ठीक है, बायो जिसको कहा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके ये जैव आवर्धन यानी बायोमैग्नीशियन जैसे मैग्नीफिकेशन जैसी गंभीर समस्या भी पैदा करते हैं। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है? पर्यावरण में बने रहते हैं, तो बिल्कुल बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, धातुएं हो गई हैं, तो ये सभी अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं, जो कि पर्यावरण में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। चलिए, हम अजैव निम्नीकरण पदार्थों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें कुछ थोड़ा बहुत पदार्थों में कमी आएगी। चलिए, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकृत पदार्थ अपशिष्ट के रिसाइकिल उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी कि रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? तो इन तीनों का सही क्रम होता है रिड्यूस करना, इसके बाद रीयूज करना, फिर इसको रिसाइकिल करना। ये इस प्रकार इसका जो है सही क्रम है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। चलिए, कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वो प्राकृतिक स्रोत वायु प्रदूषण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें बहुत सारे धुआं गुब्बार टाइप निकलता है, तो वो क्या होता है? प्राकृतिक प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है। तो यहाँ पे आंसर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, उसका जो है इस तरीके से सर्वोत्तम विधि होता है। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो कंपोस्टिंग होता है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो उसको जलाना या भस्मीकरण करना उसकी सर्वोत्तम विधि है। इसमें किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? तो रसोई अपशिष्ट जो होते हैं इनको कंपोस्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब वर्षा जल का pH मान 5.6 के नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है?
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहा होगा, तो उसमें चमड़ा भी दिया रहा होगा, तो चमड़ा जो होता है सबसे अधिक समय लेता है। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं, तो वह क्योंकि वह पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय है, तो उन्हें खुले आम फेंकना। ये इसका उपयुक्त उपाय नहीं है। अजैव निम्नीकरण को खुलेआम फेंक देंगे तो उसका ये जो है उपाय नहीं होगा, बाकी अब हो जाएगा तो पर्यावरण में पड़ा ही रहेगा, तो नुकसान करेगा। कौन सा सही है, तो अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, दोनों सही हैं। किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, तो जीवाणु की क्रिया के द्वारा। ठीक है। जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो जल में ऑक्सीजन का स्तर कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपव्यय स्रोत, जैसे कारखानों वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों का वर्णन करने के लिए कौन शब्द है इसमें से, तो बिंदु स्रोत प्रदूषण होता है, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रक्रिया के कारण मृदा में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का संचय होता है, तो औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान जो होता है। कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है, तो उस विधि क्या है, विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना। ठीक है। कुल्हड़ क्या होता है, गैर जैव निम्नीकरण ये होता है क्या, नहीं। कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं वो जैव निम्नीकरण होता है, तो वो कुल्हड़ जो होगा वो अजैव निम्नीकरण नहीं होगा, तो इसमें यही गलत था। ठीक है। अगला पॉइंट, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट की तुलना में कम हानिकारक क्यों है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है, टूट जाता है। एक जल प्रदूषक क्या है, तो लेड होता है, जो जल प्रदूषक का कारक बनता है। ठीक है। कौन सा पदार्थ जीवों की क्रिया से विघटित नहीं होगा, तो प्लास्टिक नहीं होगा। भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों के दो मुख्य केंद्र हैं वह कौन सा है, तो एक है कानपुर, दूसरा है वाराणसी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, किस प्रकार होता है यूट्रोफिकेशन। देखिए यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो ये क्या है, नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण यूट्रोफिकेशन होता है। किस में होता है, जलाशय में होता है, यानी कि तालाब है, झील है, उसमें होता है यूट्रोफिकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो सुपोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुपोषण कहा जाता है। इसको सुपोषण जिसे हिंदी में कहा जाता है। यह जल स्रोत जैसे झील, तालाब या नदियां, इनमें से जुड़ी गंभीर समस्या होती है। ये क्या होता है कि जब किसी जल निकाय में अत्यधिक मात्रा में पोषण तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुंच जाते हैं, तो वहां शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, जैसे कि खेतों में अगर आप रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो सीवेज का गंदा पानी होगा, डिटर्जेंट, बारिश हो गया, ऐसे ही पानी साथ बहकर झीलों तालाब में जाते हैं। अब यहाँ पे एल्गी जो शैवाल है वो ब्लूम होता है, यानी कि शैवाल प्रपुष्टन होता है। पानी में पोषक तत्व मिलने से शैवाल बहुत तेज़ी से फैलता है, जिससे पानी की सतह पर हरी चादर जैसी परत बन जाती है। और जब यह हरी चादर परत बन जाती है तो क्या होता है कि शुरुआत में पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन जब ये शैवाल और पौधे मर जाते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें अपघटित करते हैं। इस अपघटन की प्रक्रिया में बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो मात्रा है, O2 की मात्रा है, क्या होता है, भारी मात्रा में उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी में जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और मछलियां और अन्य जीव जो उसमें जलीय जीव होते हैं उनके दम घुटने लगते हैं और उनमें मरने लगते हैं, तो क्या होता है, वो जल निकाय क्या होता है, मृतप्राय हो जाता है। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन, जो कि एक खतरनाक चीज़ है। ये नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व के महासागर और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है, तो मृत जो है वो उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग,
अत्यधिक शैवाल का फैलना, नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता, तो अभी सब ऊपर बताया वही चीज़ें बनती हैं इसमें, तो ये हो जाएगा मृत क्षेत्र की विशेषताएं। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है अम्ल वर्षा में। पीने के जल में प्रदूषक के रूप में क्या पाया जाता है, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये सभी जल प्रदूषक के कारक होते हैं, बनते हैं। ठीक है, सभी आर्सेनिक अगर पाया जाए, फ्लोराइड पाया जाए, यूरेनियम अधिक हो जाता है तो जल प्रदूषक बन हो जाता है। जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा, तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना रहती है, तो फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना जो भूमि का जल है, भौम जल, उसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, तो भौम जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गृहवाहित मल बृहत मात्राओं में लगातार सरिता में विसर्जित किए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम घटित होता है, तो सरिता जल के शैवाल प्रकृष्टन में वृद्धि होगी, जिससे कि ऑक्सीजन की लास्ट में कमी होगी और जलीय जीव जो है मरने लगेंगे। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसे, तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापते हैं। ठीक है, इसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उससे पता करते हैं कि जल शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, या प्रदूषित है कि नहीं प्रदूषित है। हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन संशोधन कब किया, तो 2006 में किया था। ठीक है, स्टॉकहोम संशोधन क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या होता है, हमेशा रहने वाले प्रदूषकों, मानव स्वास्थ्य की, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, तो स्टॉकहोम अगर हम बात करेंगे, दो प्रमुख बातें इससे निकल के आती हैं जो पर्यावरण कानून से संबंधित है, संदर्भ में है। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि हुआ था 1972 में, इसके बाद इसका एक हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था। अब 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पे आयोजित हुआ था पर्यावरण पहला वैश्विक सम्मेलन था। मुख्य विषय था केवल एक पृथ्वी। परिणाम क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई यहीं से। 1972 में जब हुआ तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई, जिससे 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की भी घोषणा इसी सम्मेलन में किया गया था। तो यह है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2001 में आया वो क्या है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि हुई, 2001 में हस्ताक्षर किए गए। आधिकारिक तौर पर यह 2004 में जो है क्या हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन भारत ने कब संशोधन कब किया, तो 2006 में किया। मृदा क्षरण को किससे रोका जा सकता है, तो वनारोपण से रोका जा सकता है, बिल्कुल सही सही कथन है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, बिल्कुल। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं, तो दोनों सही है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, बायो रेमेडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, तो देखिए बायो रेमेडिएशन की बात करेंगे तो पहले आप ये जानिए ये क्या है, और इसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली जाती है। बायो रेमेडिएशन की बात करेंगे जिसको हिंदी में जैविक उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, जैविक उपचार। तो ये पूछा जाता है क्या है, तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की आधुनिक और प्राकृतिक तकनीक है। बायो रेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जीवित सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, यीस्ट या पौधे का उपयोग करके पर्यावरण में फैले जहरीले और खतरनाक प्रदूषकों को तोड़ा जाता है या उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में बदला जाता है। कैसे काम करती है, पर्यावरण में जब तेल का रिसाव हो जाता है तो कीटनाशक या भारी धातुएं फैलने लगती हैं, तो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया इन प्रदूषकों को अपना भोजन या ऊर्जा का स्रोत बना लेते हैं। ये सूक्ष्मजीव रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए उन जटिल और जहरीले प्रदूषकों को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानि रहित पदार्थों में बदल देते हैं। तो बायो रेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है, इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करके नियंत्रण किया जा रहा है। किसको, तो भारी धातु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। अब बायो रेमेडिएशन के प्रकार की बात करेंगे तो एक इन सीटू होता है, यानी कि जिसमें प्रदूषित सामग्री को वहाँ से हटाया नहीं जाता बल्कि उसी जगह पर शुद्ध जीवों या पोषक तत्वों को छोड़कर प्रदूषण का उपयोग किया जाता है, उपचार किया जाता है। जैसे प्रदूषित मिट्टी या भूजल का वहीं इलाज करना। एक दूसरा तकनीक होता है एक्स-सीटू। एक्स-सीटू मतलब इसमें प्रदूषित मिट्टी या पानी को खोदकर या निकालकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, वहाँ पर टैंकों या फिर रिएक्टरों के से उसका उपचार किया जाता है।
प्रमुख उदाहरण इसका क्या है बायो रेमेडिएशन का, तो एक याद रखिएगा ऑयल जयपर होता है, ऑयल जयपर। ऑयल जयपर की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, समुद्र या जमीन पर तेल का जो रिसाव होता है उसको साफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने विशेष बैक्टीरिया के मिश्रण तैयार किए हैं जो कच्चे तेल को खाकर उसे समाप्त कर देते हैं, तो उसको ऑयल जयपर कहा जाता है। चलिए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, तो धन जो शोर होता है, ग्रीन मफलर किसको कहते हैं, तो जो सड़कें बनी होती हैं, सड़कों के बगल में दोनों साइड में, ठीक है, क्या किया जाता है, पेड़ पौधे खूब घने लगा दिए जाते हैं। तो ये जब दोनों साइड में पेड़ पौधे घने लग जाते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन मफलर, जो कि ये क्या करता है, शोर को कम करता है। किस स्तर पर यानी डेसिबल में से अधिक ध्वनि की खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो 80 से 85 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि हो जाती है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा आती है। स्वचालित वाहनों से उत्सर्जक सबसे विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है, तो लेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा एक धूम कोहरा यानी स्मॉग बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, तो अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति जो होती है ये महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल में किस निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो वर्षा के द्वारा स्वच्छ होता है। कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ उगाया जाता है, तो बोगेनवेलिया पौधा है। कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्र विधि नहीं है, तो उच्च मात्रा में सैंपल करना यंत्र विधि नहीं होती। ठीक है, वायुमंडल में धुंध यानी स्मॉग आवश्यक रूप से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वायु प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, एसपीएम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान और उसकी मात्रा को मापा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापते हैं। कौन सा पदार्थ समूह में वायु में समूह कौन सा पादप समूह पौधों का समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है, तो वो होता है लाइकेन। ठीक है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो सीता अशोक है। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं किससे, तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन सा है, तो रेडान गैस होती है। कौन सी एक निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो घरेलू वाहित मल जो होता है डिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है, तो ये क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं प्लास्टिक की बैग की थैलियाँ, बताया ऊपर अभी। चलिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण उसको कहा जाता है। कौन सा प्रदूषण नाक सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोराइड होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है, तो धुआं के घनत्व का मापन करने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा चांदी की जो पन्नी होती है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है, ना कि बायोडिग्रेडेबल। चलिए, बिस्फेनॉल ए यानी BPA जो चिंता का कारण है, निम्न में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो पॉलीकार्बोनेट होता है। ठीक है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है, तो ज्वार नद मुख से पोषक तत्वों का निर्वहन होना, मानसून में भूमि का अफवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री सतह का तापमान बढ़ना कारक हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, तो सड़ते हुए वनस्पति और शुद्ध पशु पदार्थ, यह मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, सही कथन है CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। सही कथन इसमें क्या है कि वह गैर जैव निम्नीकरणीय होती हैं। कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता, तो लाइकेन जो है प्रदूषित जगह पे नहीं उगेगा। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किससे होती है, तो पारतंत्र सेवाएं होती हैं, पारतंत्र सेवाओं में होती है। ठीक है, कौन जैव अवघटनीय प्रदूषक है, तो सीवेज जो है जैव अवघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है, अब देखेंगे वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रण के वातावरण में
जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पायरोलिसिस से संबंधित होता है। शहरी केंद्रों जैसे कि ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो उसको शहरी वानिकी कहा जाता है। कृषि के ग्रीन हाउस गैस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती किया जाता है, तो उसको वर्टिकल खेती या लंबवत खेती कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है, तो ग्रीन स्टील कहा जाता है उसको। ठीक है, सत्य कथन इसमें से बताना है, सही है। जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के आग को बुझाने का प्रयास करना सुरक्षित है, बिल्कुल। PAS पास तकनीक जिसका अर्थ है पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप है और अग्निशामक यंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए जो है क्या होता है, यह अनुशंसित है। AAU शब्द का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण के लिए जो है सक्षम होता है। भूमंडलीय ऊष्मण ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, इसके कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है? तो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो एशिया और महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा। कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना जो है क्या है, ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग नहीं किया जाता, तो अग्निशामक में नहीं किया जाता। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में कम होने लगी थी। ठीक है, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? तो वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। विश्व भर में उपयोग के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, इसीलिए जो है ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जाए जो CFC मुक्त हो, इसका जो है कारण बना। चलिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो यूरोपीय संघ की एक पहल है। सही कथन, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए अलग अलवड़ जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग कितने % से भी कम है? तो 1% से भी कम है, सही है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह इसका मेन कारण बनता है। ठीक है, ओजोन गैस की विशेषता है तो ये पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। नाइट्रस ऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो अवरक्त विकिरण को रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो लघु मात्रा में वायु का एक घटक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या विशेषता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ ये संयोजन करती है। ठीक है, सही कथन क्या है? ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, बिल्कुल। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, बिल्कुल सही है। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित किसके कारण अधिक हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी? तो वो ओजोन परत के क्षय से जो है क्या हो जाएगा, चर्म रोग से संबंधित विकृतियां सामान्य हो जाएंगी। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो GW केंट मूर के द्वारा पता लगाया गया था। डॉप्सन इकाई के निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है? तो ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल है जो पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? तो पर फ्लोरोकार्बन से। ठीक है, वाटर क्रेडिट संदर्भ में सही कथन बताना। तो ये जल और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य किए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। हरित जलवायु निधि की बात करें यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में गंगा दजेन
शब्द का अर्थ है 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, गंदा देजेन, गंदा देजेन शब्द का अर्थ क्या है? तो 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो 12 सबसे खतरनाक और जहरीले जो रासायनिक पदार्थ हैं उन्हें गंदा दजेन कहा जाता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से रसायन शामिल करण हैं? तो इसमें से डीडीटी पहले आ जाता है, एल्ड्रिन आ जाता है, ठीक है, क्लोरोडेन आ जाता है, हेप्टाक्लोर आ जाता है, ये सभी होते हैं। चलिए, औद्योगिक देशों के समूह में किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने इसको स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। CO2 उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है। UNFCCC, ठीक है, UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती ताकि वह अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकें, तो स्वच्छ विकास युक्ति कराती हैं। ठीक है, UNFCCC क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसे 1992 में ये रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को वर्णन करता है। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कालिक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जलवाष्प, ये सभी होते हैं। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की जो है क्या होता है? प्रचंडता बढ़ रही है। कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है। तो हिमानियों का पिघलाव, मौसमी दशाओं में परिवर्तन वैश्विक तापमान वृद्धि इंगित करती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? तो आर्द्र भूमियों से मीथेन उत्सर्जन होता है। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन टैक्सी का उपयोग सफल रहा है, तो वो स्वीडन रहा है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आप अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा आंसर मीथेन के बाद हाइड्रोजन साइनाइड, फिर इसके बाद नाइट्राइल, फिर अमीनो अम्ल आता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन। ठीक है, और पैन ये किसके काम आता है? तो ये प्रकाश रासायनिक पैन का फुल फॉर्म होता है पैराऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट होता है, जो कि ये वायु प्रदूषण के संदर्भ में, पर्यावरण वायु के प्रदूषण से संदर्भ में पैन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, जो हवा में सीधे उत्पन्न नहीं होता बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक जैसे वाहन और उद्योग से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के आपस में सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी से मिलने से बनता है। तो यही चीज़ें बताया गया यहाँ पे। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्रोत क्या है? तो थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा सबसे ज़्यादा। उसमें से ऑप्शन में दिया रहा होगा तो थर्मल पावर स्टेशन था, थर्मल पावर स्टेशन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्रोत क्या क्या हैं? तो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ये सभी CFC के स्रोत हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत क्या है? तो जलमग्न धान के जो खेत होते हैं वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड बहुत निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के स्रोत तो ईंट के भट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 50 से लेकर 500 तक जो होता है, इनका लगभग N2O का जो होता है अधिकतम औसत जीवन काल होता है। ठीक है, इनका जीवन काल लगभग 114 वर्ष होता है। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या है? तो हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ना। कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव के संबंध में सही कथन? तो ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया है। यह बंजर भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देता है। फ्रेयॉन्स के द्वारा पर्यावरण बहुत क्षतिग्रस्त होता है। फ्रेयॉन्स क्या है?
तो मिश्रित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ये जो होता है ये फ्रेयॉन्स कहलाते हैं। रियो प्लस T20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट इसका जो है शीर्षक रहा था। ठीक है, सही कथन। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सके। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित हुई? तो 1972 में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, तो ये इसकी मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आज का ये पूरा वीडियो खत्म होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो क्वेश्चन थे, आपको लगभग 350 प्लस क्वेश्चन 281 में है, और पारिस्थितिकी, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन लगभग 160 उधर थे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 350 प्लस क्वेश्चन जो आपके हैं ये कराया गया। इसको आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।